नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो कक्षा में हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को शुरू से लेकर के अंत तक हम महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को देखेंगे जो कि हर वर्ष यूजीसी नेट की परीक्षा में रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कथन हैं रामचंद्र शुक्ल जी के जो पुस्तक से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो हम उन विषय वस्तुओं को जो कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है आज से प्रारंभ करेंगे उनकी पुस्तक से पढ़ना। तो वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण आलोचक और इतिहास लेखक के रूप में सामने आते हैं। हिंदी में बहुत सारे प्रश्न यूजीसी नेट से रामचंद्र शुक्ल जी से पूछे जाते हैं और हर वर्ष हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा और याद रखिएगा जो भी महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताती चलूँगी। और देखिए, मैं सभी उन महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको अवगत कराऊंगी जो कि परीक्षा में हर बार कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं। तो ठीक है, हम शुरू करेंगे आज की इस वीडियो कक्षा को। चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएं आने वाली हैं शुक्ल जी से संबंधित। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ठीक है, किसने 1833 ईस्वी में? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1833 ईस्वी में शुरू किया था। आपको पता है शिव सिंह सेंगर की जो पुस्तक है शिव सिंह सरोज, जो कि मैंने पुनीत कुमार राय या गोविंद पांडे जी की पुस्तक जब आपको पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1833 ईस्वी। तो ये एक बड़ा वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने प्रस्तुत किया था। तो इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज जो पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 1833 ईस्वी उसका प्रकाशन वर्ष है। उसके ठीक पीछे सन 1879 में डॉक्टर सर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध और किसकी है? ग्रियर्सन जी की पुस्तक है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। प्रकाशन वर्ष है सन 1889 ईस्वी। ठीक है, तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की पुस्तकें हैं जिसका जिक्र प्रारंभ में ही शुक्ल जी ने किया है। एक तो शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज का और एक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो कि ग्रियर्सन की है। आगे है काशी की नागरी प्रचारणी सभा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो नागरी प्रचारणी सभा ये कहाँ पर थी? काशी में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया। किसने हाथ में लिया? नागरी प्रचारणी सभा में जो कि काशी में थी, इसने सन 1900 ईस्वी से पुस्तकों की खोज का, जो भी अज्ञात पुस्तक थे, अज्ञात लेखकों की रचनाएं थी, ठीक है, उनकी खोज का काम लिया काशी की नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1900 ईस्वी से। ठीक है, और सन 1911 ईस्वी तक खोज करके अपनी 8 रिपोर्टों में, कितनी रिपोर्ट आई थी उनकी? 8 रिपोर्ट आई थी। तो 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 ईस्वी में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा ये सभी क्या हो गए? अनेक पुस्तकों का क्या हुआ? अनेक पुस्तकों की खोज की गई काशी की नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा और जिसका उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, श्याम बिहारी मिश्र, आपको पता ही है कौन कौन थे इसमें मिश्र बंधुओं में? श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों जो थे, इन लोगों ने मिल करके मिश्र बंधुओं ने अपना एक बहुत भारी कवि वृत्त संग्रह जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद, ठीक है, इसको प्रकाशित करवाया। जो कि देखिए, ये वैसे तो प्रारंभ में 3 भागों में थी, बाद में जाके 4 भागों में हो गई। ठीक है, पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में किया गया। तो इस तरह कुल इसके 4 भाग होते हैं। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन हो गया था 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद का। वैसे पूछा जाए तो मिश्र बंधु विनोद के कुल 4 भाग हैं। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। अब देखिए क्या हुआ कि जब इतिहास का जो लेखन था, बहुत सारे इतिहास के लेखकों को उनके जो ग्रंथ थे जो कि अभी तक सामने नहीं आ पाए थे, विलुप्त थे, कहीं पड़े हुए थे पुस्तकालयों में तो कहीं घरों में, तो उन सबको क्या किया? संग्रहित करने का काम काशी की नागरी प्रचारणी सभा ने किया। मिश्र बंधुओं ने बड़ा कवि वृत्त संग्रह के रूप में उसको प्रकाशित करवाया जिसका नाम मिश्र बंधु विनोद रखा गया। अब क्या हुआ? पठन पाठन के लिए, हिंदी के पठन पाठन के लिए
कुछ ऐसी आवश्यकता थी कि कोई इतिहास की पुस्तक हो, ठीक है, जो कि एक सही दिशा निर्देश करे कि कैसे हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ, कैसे बहुत सारी भाषाएं आई, कौन कौन सी भाषाओं का आगे जाकर के प्रादुर्भाव और देखा गया, विकास देखा गया, रचनाएं सामने आई। तो ऐसे करके बहुत कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इतिहास का एक ढांचा सामने आने की, इतिहास का एक ढांचा छात्रों के लिए और अध्यापकों के लिए, दोनों के लिए एक बहुत आवश्यकता थी, अनुभव ऐसा महसूस किया गया, जिसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक कह सकते हैं कि रफली एक मतलब कि कह सकते हैं कि एक ढांचा तैयार किया, ठीक है, जो हिंदी शब्द सागर के रूप में सामने आया। अब क्या हुआ, जब हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना, ठीक है, भी स्थिर किया गया, ऐसा नाम देना स्थिर किया गया, जो कि आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पहले हिंदी साहित्य के विकास के नाम से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि शुक्ल जी ने ऐसा प्रयास किया हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की, और इस पुस्तक को लिखने की जो उनकी विशेष रूप से जो कह सकते हैं उनका उद्देश्य रहा, जो उनकी प्रवृत्ति रही काल के आधार पर नामकरण करने की, वो किस आधार पर रही उसको हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हम काल विभाजन को लेंगे, ठीक है। तो जिस काल विभाग के भीतर किसी एक विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी, देखिए इन सब बातों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि संदर्भ और कथन में, ठीक है, सत्य और असत्य कथन में इस प्रकार के कथन दिए रहते हैं, जिसको आपको सही सही पहचानना होगा कि शुक्ल जी ने ऐसा लिखा था, ऐसा कहा था कि नहीं कहा था। तो कहते हैं कि जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी थी, वह एक अलग काल माना गया, ठीक है। किसके आधार पर? विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर। ऐसा नहीं था कि उसमें दूसरे ढंग की रचनाएं नहीं थी, बिल्कुल रचनाएं दूसरे ढंग की भी थीं, जिनको फुटकल के अंतर्गत शुक्ल जी ने रखा था या विविध के अंतर्गत रखा था, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य प्रचुरता जिस विशेष प्रकार की रचनाओं की थी, जिस विशेष प्रकार के ढंग की रचनाओं की थी, उसको एक काल के अंतर्गत रखा गया और उसको एक अलग काल माना गया, ठीक है, और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। तो एक तो ये वाली बात हो गई, एक ये विशेषता हो गई नामकरण करने की शुक्ल जी की। दूसरा क्या है, परिमाणों के प्रथम के बराबर ना होगी का मतलब क्या है कि ज़्यादा परिमाण में जिस प्रकार की रचनाएं मिली, जिस प्रकार की रचनाएं हुई, यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर ना होंगी। बहुत सारा, देखिए एक काल के अंतर्गत शुक्ल जी ने कहा है कि बहुत सारी रचनाएं हुई, बहुत सारे ढंग की रचनाएं हुई, लेकिन हम क्या देखेंगे, एक विशेष प्रकार की विशेषता, विशेष प्रकार की प्रवृत्ति के अनुसार जो रचनाएं लिखी गई, विशेष प्रवृत्ति जिन ज़्यादातर रचनाओं में देखी गई, उसको एक अलग काल के रूप में घोषित किया गया। वहीं परिमाण की बात भी कही कि ज़्यादा से ज़्यादा परिमाण में एक प्रकार की जो रचनाएं लिखी गई, उसके आधार पर भी उसको एक अलग काल के आधार पर प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो ग्रंथों की प्रसिद्धि भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी कि कोई ग्रंथ कितना प्रसिद्ध है। तो किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग की बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते थे, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाती थी, ठीक है। तो ग्रंथों की प्रसिद्धि भी था एक कारण, ठीक है। तो एक विशेषता, विशेष प्रकार की रचनाएं थी, दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि थी। तो किसी काल के भीतर जब देखा गया कि एक ही ढंग के बहुत अधिक और प्रसिद्ध ग्रंथ पाए जा रहे हैं, तो उस काल को उसी के लक्षण के अंतर्गत माना गया। आगे लिखते हैं शुक्ल जी की प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। ये कथन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्नों में देखा गया है। क्या कहते हैं शुक्ल जी? प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की क्या है? प्रतिध्वनि है। वहीं देखिए आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा, क्यों? क्योंकि वीर गाथात्मक ज़्यादातर रचनाएं मिली वहाँ, इसलिए आदिकाल का नाम शुक्ल जी ने क्या रखा? वीर गाथा काल रखा। जैसा कि उन्होंने कहा भी कि प्रसिद्धि और साथ साथ विशेष प्रकार की ढंग की रचनाओं की प्रचुरता के कारण उन्होंने नामकरण उसी आधार पे किया। तो आदिकाल के अंतर्गत वीर गाथात्मक रचनाएं अधिक मिलने के कारण उस काल का नाम उन्होंने वीर गाथा काल रखा। तो एक प्रश्न तो ऐसे बनता है कि किसने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा? तो शुक्ल जी ने रखा। और क्यों रखा? तो ग्रंथों की प्रसिद्धि के कारण और प्रचुरता के कारण, क्योंकि विशेष ढंग की रचनाएं थी एक ही प्रकार की जो कि वीर गाथात्मक थी, इसलिए वीर गाथा काल रखा, ठीक है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश की और
देश भाषा यानी कि बोलचाल की। ठीक है, तो एक तो अपभ्रंश की रचनाएं मिलती हैं इसमें और दूसरा किसकी, देश भाषा यानी कि बोलचाल की भाषा की रचनाएं मिलती हैं। अब आगे हम देखेंगे कि देखिए भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। ठीक है, अब एक तो अपभ्रंश की रचनाएं मिली और एक देश भाषा यानी बोलचाल की रचनाएं मिली। तो यहाँ पे क्या है, भिन्न भिन्न विषयों के फुटकल दोहे लिखे गए, लेकिन साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 लिखी गई और वो थी कौन, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ठीक है, ये 4 जो पुस्तकें थी वो साहित्यिक पुस्तकें थी और बाकी जो पुस्तकें थी 8 पुस्तकें वो थी देश भाषा काव्य की पुस्तकें। ठीक है, तो 4 साहित्यिक पुस्तकें और 8 देश भाषा काव्य की पुस्तकें, जिनके आधार पर इन्होंने वीर गाथा काल, इन 12 ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा काल आदिकाल का नाम शुक्ल जी ने रखा था। तो अपभ्रंश की हम 4 पुस्तकों को देख लिए, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। अब देश भाषा काव्य की जो 8 पुस्तकें थी वो थी खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो जिसे आल्हा का मूल रूप है, आल्हा खंड भी कहा जाता है परमाल रासो को, खुसरो की पहेलियाँ तथा विद्यापति पदावली। ये जो 12 कुल मिला के रचनाएं थी, ठीक है, इसी के आधार पर वीर गाथा काल शुक्ल जी ने रखा। 4 अपभ्रंश की और 8 देश भाषा की रचनाएं, इन सबको आपको याद रखना है और साथ साथ इन रचनाओं के रचयिता कौन है हम आगे चलकर तो इसे पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जब मैंने गोविंद पांडे और पुनीत कुमार राय जी को पढ़ाया था उसमें मैंने सबके बारे में विस्तार से आपको बताया है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत कि कौन किसके रचयिता हैं। तो उसको एक बार वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। आदिकाल के नामकरण से संबंधित या फिर आदिकाल संपूर्ण भी एक वीडियो अलग से बना हुआ है जिसमें संपूर्ण आदिकाल के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। अगला है, इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इसमें से अंतिम 2 तथा बिसलदेव रासो को छोड़कर, अंतिम 2 मतलब खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली, इन दोनों तथा बिसलदेव रासो को छोड़ करके शेष सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक ही है। ठीक है, इसीलिए वीर गाथा काल शुक्ल जी ने इसका नाम रखा, अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। आगे आपको एक छोटा सा रूप देखने को मिलेगा कि अवधि या बैसवाड़ी, अवधि को क्या कहते हैं, बैसवाड़ी कहते हैं, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में देखा गया है कि अवधि भाषा को और किस नाम से जाना जाता है, तो बैसवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अवधि या बैसवाड़ी। आगे देखेंगे, जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी धाराएं, निर्गुण धारा और सगुण धारा शुक्ल जी ने निर्दिष्ट की, किसके अंतर्गत, भक्ति काल के अंतर्गत। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी सूफी शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो इस प्रकार भक्ति काल का विभाजन शुक्ल जी ने किया। ठीक है, भक्ति काल में 2 काव्य धाराएं निर्गुण और सगुण, और फिर निर्गुण धारा की फिर से 2 शाखाएं, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी को सूखी कहते हैं, वहीं सगुण धारा की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। इस प्रकार भक्ति काल का पूरा विभाजन प्रस्तुत किया शुक्ल जी ने। इसके अतिरिक्त देखिए शुक्ल जी कहते हैं कि क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। ठीक है, ये शब्द याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न आते हैं कथन और संदर्भ वाले में। ठीक है, कि क्या करना था उद्देश्य शुक्ल जी का, कि अब मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। ठीक है, तो कवियों के परिचयात्मक विवरण शुक्ल जी ने कहाँ से लिया, मिश्र बंधु विनोद से। तो 2-3 तरह के प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए आधुनिक काल के बारे में लिखते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ऐसा कौन कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि देखिए सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख कवियों का और प्रवृत्तियों का करके छोड़ देने का था उनका उद्देश्य। ठीक है ना, उन्होंने लिखा भी है कि उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके छोड़ देने का
था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना जैसा समझ पड़ता था। तो इसलिए ज़्यादा उन्होंने कुछ लिखा नहीं कवियों के बारे में, केवल मिश्र बंधु विनोद से ही जो भी उनको लेना था कवियों का वृत्त उन्होंने वहीं से ले लिया था। आगे देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका था। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि शुक्ल जी ने लिखा था, ठीक है, वो पहले कहाँ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी के जनवरी महीने में निकल चुका था। 2-3 तरह के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि किस नाम से निकला था, तो हिंदी साहित्य के विकास के नाम से, किस में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, और कब, तो सन 1929 ईस्वी में जनवरी महीने में। ठीक है, तो 2-3 तरह के प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती हैं। कौन सी रचनाएं? अपभ्रंश की रचनाएं किसके अंतर्गत ली गई? आदिकाल के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। जैसे अपभ्रंश में है कुमारपाल चरित और शारंगधरकृत हम्मीर रासो। ठीक है, अपभ्रंश की जो भी हमने पुस्तकें पढ़ी थी, 4 अपभ्रंश की और 8 देश भाषा की, तो अपभ्रंश की रचनाओं में हम्मीर रासो भी शामिल था। तो सारंगधर की रचना है हम्मीर रासो और इसके साथ साथ कुमारपाल चरित। तो ये जो रचनाएं हैं 2 अपभ्रंश की, इसको ले लिया गया है क्योंकि भाषा काव्य के अंतर्गत ही सदैव आती रही हैं, इसलिए इसे आदिकाल के अंतर्गत लिया गया। ठीक है, साथ साथ शुक्ल जी लिखते हैं, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हम्मीर के युद्धों का वर्णन बहुत जगह मिला है, छंदों और उदाहरण में। ठीक है, इसलिए मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद्य शारंगधर के प्रसिद्ध हम्मीर रासों के ही हैं। तो हम्मीर रासों के, या फिर कह सकते हैं हम्मीर के युद्धों का वर्णन किस में मिला था? तो ध्यान रखिएगा, प्राकृत पिंगल सूत्र में मिला था। ठीक है, हम्मीर के युद्धों का वर्णन। वहीं आगे है मिश्र बंधु के प्रकांड कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है, अभी अभी हमने पढ़ा भी। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। शुक्ल जी बार बार ऐसा लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने कवियों का परिचय कहाँ से लिख के लिया? तो मिश्र बंधु विनोद से ही मैंने कवियों का परिचय लिया है, मिश्र बंधु विनोद से। इसके अतिरिक्त राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास BA की हिंदी कोविद रत्नमाला, किसकी है हिंदी कोविद रत्नमाला? श्याम सुंदर दास जी की ये सब महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ध्यान रखिएगा। राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा श्री वियोगी हरि जी की ब्रज माधुरी सार। ठीक है, इन सब से भी बहुत सारी सामग्री ली गई है, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिया है। ठीक है, हिंदी कोविद रत्नमाला से, राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता कौमुदी से तथा वियोगी हरि जी के ब्रज माधुरी सार से। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण बातें थी जिसको लेकर के रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ठीक है, आगे हम देखेंगे आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। ठीक है, तो आदिकाल के भीतर शुक्ल जी ने वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपरा के बारे में दिखाया और कहते हैं कि यह दिखाने के लिए एक परंपरा को दिखाया कि किस प्रकार कबीर द्वारा जो पंथ चलाया गया था, निर्गुण पंथ, ठीक है, उसकी जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी ये इन्हीं वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों से तैयार हो रही थी। इसी को दिखाने के लिए शुक्ल जी ने आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगी की परंपरा दिखाई। दूसरा उद्देश्य था यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बहुत सारी रचनाएं जो कि सिद्धों से थी संबंधित, ठीक है, योगियों से संबंधित थी, इन सबको साहित्य की कोटि में शुक्ल जी ने नहीं रखा है। तो सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती है। यानी कि योग धारा जो है, इस प्रकार की योगियों की धारा योग धारा कह सकते हैं, ठीक है, इसको किसी काव्य या साहित्य की कोटि में कोई स्थान नहीं दिया शुक्ल जी ने, कोई नई धारा के रूप में इसको नहीं माना है। वही कहते हैं कि भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से इन्होंने चर्चा की है क्योंकि ये बड़े प्रसिद्ध थे, ठीक है, बड़े प्रचलित थे। कौन? स्वामी रामानंद और नामदेव। तो इस प्रकार कुछ बातें शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के संशोधित और प्रवर्धित संस्करण में लिखी हैं।
अब हम बात करेंगे काल विभाजन की या काल विभाग की। तो देखिए, अब जो मैं पढ़ने जा रही हूँ ये कथन बहुत बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ये वाला बहुत महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी का, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको तो बल्कि याद ही कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे, उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। अब देखेंगे शुक्ल जी ने 900 वर्षों के साहित्य के इतिहास को किन 4 काल के अंतर्गत विभाजित किया। तो सबसे पहले है वीर गाथा काल। ठीक है, आदि काल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा, उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा और आधुनिक काल को शुक्ल जी ने गद्य काल कहा। ठीक है, समय की बात करें तो वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375, भक्ति काल संवत 1375 से 1700, रीति काल संवत 1700 से 1900 तथा गद्य काल संवत 1900 से 1984। ये वाला कालखंड बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, इनका क्रम पूछा जाता है और कभी कभी उलट पुलट के इनके संवतों को दिया रहता है, जिसको आपको सही सही बताना होता है। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखेंगे कि कुछ क्या है, यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। ठीक है, जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही नामकरण किया गया है। फिर भी अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी। जैसा कि हमने बताया कि काल का वर्णन किसके आधार पर, विशेष प्रवृत्ति के अनुसार। उसके पीछे कुछ फुटकल रचनाएं दी रहेंगी जो कि उस काल में और भी कुछ विभिन्न रचनाएं जो लिखी गई थी उस पे। तो इस प्रकार हमने शुक्ल जी के अनुसार संपूर्ण आदिकाल का नामकरण, काल विभाजन, विशेष प्रवृत्तिगत, किस प्रवृत्ति और किस कालगत विशेषताओं के आधार पर उन्होंने नामकरण किया, समस्त रचनाओं को सबको देख लिया है। ठीक है, अब अगली वीडियो से हम आदिकाल को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी शुक्ल जी की विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं पुस्तक से। तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, और आपका सपोर्ट भी चैनल को मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।